हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पॉइंट नंबर डी। इसके पहले हमने पॉइंट नंबर सी डिस्कशन किया था, जिसके अंतर्गत हमने इंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड डिजीज यानी डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज के बारे में। इसके अंतर्गत हम क्या क्या डिजीज डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो आइए हम समझते हैं उसमें क्या डिस्कशन करना है हमें। एपिलेप्सी के बारे में डिस्कशन करना होगा, पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, स्ट्रोक और माइग्रेन। पार्किंसंस डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार पार्किंसन डिजीज को लिखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो इसलिए आप पार्किंसन डिजीज पे मेनली बहुत ज़्यादा ही फोकस कीजिएगा। बाकी अदर डिजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्किंसन डिजीज, चलिए स्टार्ट करते हैं हम एपिलेप्सी से। सबसे हम पहले बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच ब्रेन एक्टिविटी बिकम एबनॉर्मल, causing seizure, sensation and sometime loss of awareness। तो एपिलेप्सी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन एक्टिविटी होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, और कॉजिंग सीजर मीन्स कि जो भी हमारी ब्रेन एक्टिविटी मूवमेंट है वो क्या होती है, अनकंट्रोल होती है, यानी कि सडन सडन अल्टरेशन इन द बिहेवियर। कोई भी हम वर्क करने वाले हैं उसमें सडन अल्टरेशन, यानी कि कोई चीज़ कर रहे हैं उस फिर मतलब मूड चेंज हो जाता है, इस टाइप की जो भी एक्टिविटी होती है कॉजिंग सीजर मीन्स अल्टरेशन ऑफ द मूड या अल्टरेशन ऑफ द मूवमेंट, उसे क्या बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। सेंसेशन एंड सम टाइम लॉस ऑफ अवेयरनेस, और कई बार तो लॉस ऑफ अवेयरनेस भी हो जाता है एपिलेप्सी के अंतर्गत। एपिलेप्सी कैन कॉज बाय द ब्रेन इंजरी फ्रॉम स्ट्रोक, ट्रामा, मास लीजन्स और इन्फेक्शंस। एपिलेप्सी का जो कॉज हो सकता है वो मेनली क्या होता है, ब्रेन इंजरी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ट्रामा हो सकता है, और कई बार लीजन्स भी इसके कॉज है। लीजन्स मीन्स क्या होता है, बेसिकली मास ऑफ अ टिश्यू, यानी कि ब्रेन टिश्यू जो होता है कभी कभी एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाते हैं, लीजन बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लीजन बोलते हैं। और उसको बनने की वजह से वहाँ पे जो भी नर्व सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, हैम्पर्ड हो जाती है, जिसके जिससे क्या होता है, एपिलेप्सी का रीजन हो सकता है। और इन्फेक्शन इन्फेक्शन भी एक चांस है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, एपिलेप्सी का कारण हो सकता है। अबाउट 2/3 ऑफ द न्यू केसेस arises in the children and most of these cases are the idiopathic are caused by the trauma। तो बहुत सारे केसेस जो देखे गए हैं, 2/3 भाग जो केसेस देखे गए हैं वो बच्चों में देखे गए हैं, और इसका मेन कारण क्या है, ट्रॉमा है। ठीक है, तो इसका इन कंटेस्ट सीजर्स आर द एपिलेप्सी विद ऑनसेट इन द एडल्ट लाइफ इन मोर ऑफन ड्यू टू द अंडरलाइंग ब्रेन लीजन्स आर मेटाबॉलिक कॉजेज। तो मेनली इसका कॉज क्या हो गया, ब्रेन लीजन और मेटाबॉलिक कॉजेज। जब भी कोई मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक हैम्परनेस अगर बॉडी में आएगी, या कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ अगर हमारे ब्रेन में होगी, तो ये एपिलेप्सी का कारण बन सकता है। अभी हम बात करें करंट रिसेंटली, अभी हम एक इंसिडेंट के बारे में बात करें तो बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि बच्चों में ये ज़्यादा देखने को, एपिलेप्सी की जो कंडीशन है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। इसका मेन कारण नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत सारे रीजन इसमें ये बताए गए हैं कि जो हमारे मल्टीमीडिया यूज, यानी कि छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, आप छोटे बच्चों को ज़्यादा मोबाइल यूज करना, ज़्यादा टेलीविजन या ज़्यादा मल्टीमीडिया से अटैच रहना, यानी कि क्या होता है, वो हमारे ब्रेन पे, जो ब्रेन की एक्टिविटी है उस पर क्या करता है, प्रेशराइज करता है। यानी कि अभी एडल्ट में ही क्या होता है, कभी कभी हम लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे आंखों पे डायरेक्ट जो लाइट होता है उसका प्रेशर पड़ता है। वो भी एक कारण हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन एक्टिविटी को हैम्पर्ड करने के लिए। तो छोटे बच्चों में क्या होता है, अभी ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ अभी चल रही होती है, उनके ब्रेन की ग्रोथ का सिलसिला अभी चल रहा होता है। उस दौरान अगर छोटे बच्चों में ज़्यादा अगर मोबाइल का यूज होगा या ज़्यादा मल्टीमीडिया जो भी गैजेट्स हैं उनका यूज होगा, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेन को प्रेशराइज करते हैं और वहाँ पे लीजन्स बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज होता है, ग्रोइंग स्टेज में लीजन्स भी बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों में बहुत सारी देखी गई हैं। ठीक है, तो ये सारी एपिलेप्सी की कंडीशन, इसलिए बच्चों में 2/3 एपिलेप्सी की कंडीशन दिखाई दी गई है। तो अगर एज अ फार्मासिस्ट आप कभी भी अगर आप इस चीज़ को देखें, कोई छोटा बच्चा ज़्यादा यूज करता है या फैमिली मेंबर में कोई छोटा बच्चा ज़्यादा यूज करते हैं, तो आप उसको सलाह भी दे सकते हैं कि नहीं, ज़्यादा मोबाइल यूज नहीं करने चाहिए, छोटे बच्चों के लिए विशेष करके, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज होती है, और ग्रोइंग स्टेज में अगर आप ज़्यादा मोबाइल का यूज करोगे, ज़्यादा ब्रेन को प्रेशराइज करोगे, तो कहीं ना कहीं लीजन्स बनने के चांसेस हो जाएंगे, और आगे चल के वो एपिलेप्सी की कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए एज अ फार्मासिस्ट आप हेल्थ मेंटेनेंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर या सीजर बोलिए या इसको एपिलेप्सी बोलिए, इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है।
इसमें दो टाइप है, फोकल मींस पार्शियल सीजर्स और जनरलाइज सीजर होता है। पार्शियल या फोकल सीजर इट मेनली अपीयर्स इन द ओनली वन हेमिस्फीयर, इट दैट मीन्स द सिम्टम ओनली हैपेंस इन अ स्पेसिफिक पार्ट और वन साइड ऑफ द बॉडी, बट फोकल सीजर कैन समटाइम स्प्रेड एंड बिकम द जनरलाइज सीजर। क्या होता है मेनली जो पार्शियल सीजर है, ये ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में आ जाता है पार्शियल सीजर या जनरलाइज सीजर, तो उसमें आपको ऑप्शन चूज करने के लिए आ सकता है। तो पार्शियल सीजर क्या होता है, ये मेनली किसमें का, मेनली अगर बात करें तो वो ओनली वन हेमिस्फीयर में वर्क करता है, यानी कि वहाँ पे जो भी ये सीजर होगा, जो भी सीजर या जो भी कॉस्टिव या जो भी हमारी एबनॉर्मल ग्रोथ या एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी है, वो केवल एक ही हेमिस्फीयर में क्या होगी, स्थित होगी, यानी कि वहीं से सारा कंट्रोल होता रहेगा। बट लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये क्या होता है जनरलाइज हो सकता है, मीन जनरलाइज मीन्स कि दोनों हेमिस्फीयर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेनली आप याद रखिएगा पार्शियली जो सीजर होता है वो केवल एक ही हेमिस्फीयर में होता है। सिंपल पार्शियल सीजर विद द मोटर सेंसरी और ऑटोनॉमिक सिस्टम, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, ये दो टाइप के, दो आप इसमें डिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरलाइज सीजर। दीज आर द सीजर दैट हैपन इन द बोथ हेमिस्फीयर ऑफ योर ब्रेन साइड। These seizures tend to cause more severe effect and symptom। तो जो जनरलाइज सीजर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोर इफेक्ट शो करता है, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर आपका क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, यानी दोनों हेमिस्फीयर में कोई ना कोई दिक्कतें आ चुकी है। इसकी वजह से जो इसकी सीवियरिटी होती है ना वो मोर होती है। तो इसमें टॉनिक क्लोनिक सीजर और अदर मायोक्लोनिक, टोनिक और क्लोनिक एटोनिक सीजर्स जो भी है ये सारे अपीयर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इटियोपैथोजेनिस की, आखिर कॉजेटिव एजेंट क्या होगा। तो अगर आप के एग्जाम में आता है तो एक कॉजेटिव एजेंट तो मैंने अभी जो आपको बताया उसको भी आप लिख सकते हो एज इटियोपैथोजेनेसिस, आप उसको लिख सकते हो, यानी कि प्रेशर, जब भी आप प्रेशर अप्लाई करोगे ब्रेन एक्टिविटी पे, यानी कि जो भी ब्रेन अब डायरेक्ट ब्रेन में जो भी नर्व्स वगैरह इंटर हो रही हैं, क्योंकि आंखों के थ्रू डायरेक्ट ब्रेन में जो इंट्रेंस होता है उसके ऊपर जो वहाँ पे लीजन्स होने के चांसेस होते हैं। तो ये आप एक इटियोपैथोजेनेसिस में आप लिख सकते हो, लेकिन अगर एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, normal neuronal activity occurs in a non-synchronized manner with group of neurons inhibited and excited sequentially during the transfer of information between the different brain area। जब क्या होता है हमारे जो न्यूरोनल एक्टिविटी होती है, जो भी हमारा जो भी डाटा है या जो भी हम इंफॉर्मेशन है उसको हमारे ब्रेन में पहुंचाया जा रहा है, कभी कभी क्या होता है जो भी न्यूरॉन्स कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर जो भी सिंक्रोनाइज मैनर में काम कर रहे हैं, वो कभी कभी क्या होता है नॉन सिंक्रोनाइज मीन्स की अव्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि जो उनकी कार्य करने की क्रिया की गति है या क्रिया करने की जो भी क्षमता है वो क्या होती है, कभी कभी हैम्पर्ड हो जाती है या कभी कभी वो डिस्फंक्शन होने लगता है। ये मेनली किसके कारण होता है, क्योंकि कभी कभी लीजन बन गए या कभी क्या हुआ कि एक मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूरॉन्स के पार्ट कितने होते हैं, सेल बॉडी, एक्सोन और डेंड्राइट से ये वाले पार्ट होते हैं। तो कभी कभी एक्सोन के एक पार्ट जो होता है, लास्ट वाला पार्ट जो होता है, वो कभी कभी एक से ज्यादा अदर न्यूरॉन को भी सिग्नलिंग करने लगता है। तो ये सारी कंडीशन जब आती है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीजर अकर्स व्हेन द न्यूरॉन आर एक्टिवेटेड सिंक्रोनाइजली। The kind of the seizure depend on the location of the abnormal activity and the pattern of the spread to different part of the brain. Experimentally, this is known as the paroxysmal depolarizing shift। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट इनहिबिटरी सिनेप्स यूज द न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। क्या होता है कि जो भी हमारे एक्साइटेटरी यानी कि जो भी न्यूरॉन होते हैं अगर किसी मैसेज को ट्रांसफर करता है तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन के थ्रू क्या होता है मैसेज को पास आउट किया जाता है। लेकिन गाबा एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो इनहिबिटरी भी होता है, जो कि हमारे जो भी ट्रांसफरिंग की जा रही है, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा रही है, अगर वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर गाबा रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, उसको रोक देगा, यानी कि उससे जो भी ट्रांसमिशन होने वाला है उसको क्या करेगा, रोक देगा। तो इसलिए मोस्ट इनहिबिटरी क्या होगा, गाबा होगा। तो याद रखिएगा आपको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल कौन है, गाबा है, और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, तो एसिटाइलकोलिन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन सेकेंडरी एपिलेप्सी लॉस ऑफ द इनहिबिटरी सर्किट एंड द स्प्राउटिंग ऑफ द फाइबर्स फ्रॉम द एक्साइटेटरी न्यूरॉन अपीयर टू इम्पोर्टेंट फॉर द generation of seizure focus in several of the idiopathic epilepsy genetic studies has identified the mutation in the ion channel। कभी कभी का जो भी आयन चैनल्स होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स पे आप लोगों को पता है कैसे डाटा की ट्रांसफरिंग होती है, मीन्स जो कई सारे न्यूरॉन्स पे आयन चैनल्स होता है, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल, पोटेशियम गेटेड चैनल होता है, सोडियम गेटेड चैनल होते हैं,
देन नॉर्मली अगर पैसिव चैनल और एक्टिव चैनल्स होते हैं, ये सारे चैनल्स होते हैं, अगर उनके थ्रू क्या होता है डाटा के ट्रांसफर, यानी कि सोडियम और सोडियम पोटेशियम आयन की क्या होती है इनफ्लक्स और इफ्लक्स और इनफ्लक्स होता रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है जो भी ट्रांसफरिंग का ट्रांसफर प्रोसेस चलता है वो चल रहा होता है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है या म्यूटेशन आ जाता है तो ये एपिलेप्सी का कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्या क्या क्लिनिकल कंडीशन आ सकती है उसके बारे में। तो क्या हो सकता है, कार्डियक सिनकॉप हो सकता है, नॉन कार्डियक सिनकॉप हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम डिस्निया हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी, मूवमेंट disorders, metabolic disorders, migraine and loss of the bowel or the bladder control। तो जो भी है हमारे हमने यहाँ पे टर्म यूज की है, एरिथमिया, वेसोवेगल, डिस्निया, नार्कोलेप्सी, ये सारी टर्म्स आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत डायरेक्ट ये वर्ड देके पूछ लेते हैं कि हाँ इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है। तो बेंजोडाइजापिन, जिसका एग्जांपल है क्लोनाजिपाम, लोराजिपाम एंड डायजिपाम, बार्बिचूरेट्स, फिनोबार्बिटॉल, डीऑक्सीफेनोबार्बिटॉल, डीऑक्सीबार्बिचूरेट्स में आता है पायरिमिडोन, हाइडेंटोइन, फेंटोइन एंड इटोटोइन। फेंटोइन बहुत ज़्यादा ये कॉमनली यूज किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार ऑब्जर्व करना किया होगा, अगर कोई कहीं फार्मेसी पे आप लोगों ने प्रैक्टिस या की होगी तो आप लोगों को देखने को जनरली मिल जाता है। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बाल्पोरिक एसिड, मैग्नीशियम बाल्पोरेट, ऑक्साजोलिडीन डेरिवेटिव्स, ट्राइमेथाडाइओन, पैरामेथाडाइओन, साइक्लिक गाबा एंटेलॉक्स, गाबापेंटीन, प्रेगाबालिन एंड इमेनोस्टिलाबिन, कार्बाजेपिन एंड ऑक्सीकार्बाजेपिन। अदर ड्रग्स में क्या है, लिवेट्राइसेटाम, पैरामेपराल, वाइवेरेसेटाम एंड लैकोसेमाइड। ये सारे ड्रग्स जो हैं कभी कभी क्या होती है, मतलब डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछी जाएंगी, ये एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब सबको हम यहाँ पे वो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको याद करने में भी दिक्कत हो, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप एटलीस्ट इन एग्जाम्पलों को तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल को याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पार्किंसंस डिजीज के बारे में। पार्किंसन डिजीज क्या होती है, PD, it is the neurodegenerative disease marked by the prominent hypokinetic movement disorder that is caused by the loss of dopaminergic neurons from the substantia nigra। क्या हो सकता है, ये भी क्या न्यूरो डिजेनरेटिव है, यानी कि न्यूरो डिजेनरेटिव का मतलब जो भी हमारे नर्व्स हैं, जो भी नर्व्स हमारे सब्सटेंसा निग्रा एक स्पेस होता है, वहाँ पे क्या होते हैं बहुत सारे हमारे नर्व्स जो होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर उसमें डिजेनरेशन होने लगता है, उसमें कोई भी डिजेनरेशन होने लगता है, यानी कि जब हमारे न्यूरॉन्स की संख्या में कमी आने लगती है तो उसे क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज कॉज होती है। और ये किसके कारण होती है कि क्योंकि जो सब्सटेंशिया निग्रा है ना, वो स्पेशली वहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, सब्सटेंशिया निग्रा में कौन किस टाइप के न्यूरॉन्स ज्यादा पाए जाते हैं, तो डोपामिनर्जिक जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वो वहीं पे पाए जाते हैं, और वही डोपामिन के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर इन न्यूरॉन्स में क्या डिजेनरेशन होने लगता है तो जो प्रॉपर डोपामिन का सिक्रेशन होता है या फॉर्मेशन होता है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज कॉज होता है। नेक्स्ट हम बात करें, द क्लिनिकल सिंड्रोम पार्किंसन इज कंबाइंड डिमिनिश्ड फेशियल एक्सप्रेशन, स्टूप पोस्चर, स्लोइंग ऑफ द वॉलेंटरी मूवमेंट, फेस्टिनेटिंग गेट, मीन्स प्रोग्रेसिवली शॉर्टेंड एक्सेलरेटेड स्टेप्स, रिजिडिटी एंड पिल रोलिंग ट्रिमर्स। ये सारी जो कंडीशंस है ना, ये सारी देखने को आपको मिल जाएगी पार्किंसंस डिजीज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटियोपैथोजेनेसिस। Parkinson's disease is associated with the protein accumulation and the aggregation, mitochondrial abnormality and the neuron loss of the substantia nigra and elsewhere in the brain। यानी कि ब्रेन में जो सब्सटेंसिया निग्रा जो भी प्लेस होता है वहाँ पे अगर वहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन में डिजेनरेशन होने लगता है, या कहीं पे क्या होता है प्रोटीन एक्यूमुलेशन होने लगता है, या कहीं पे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको पता है हर जगह है, अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो वही कारण क्या हो सकता है, पार्किंसंस डिजीज का कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्किंसनिज्म में आल्सो रिजल्ट फॉर द रिपीटेड हेड ट्रॉमा और मे बी फ्रैक्चर और द सेरेब्रल वेसल गैंग्लिया डिजीज इंक्लूडिंग विल्सन्स डिजीज, सम केसेस ऑफ द अर्ली ऑनसेट द हंटिंगटन्स डिजीज, मल्टीपल सिस्टम एट्रोपी MSA एंड द प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पैल्सी। मीन्स कभी कभी पार्किंसन जो है
बहुत सारे क्या रिपीटेड हेड इंजरी, कई बार हेड इंजरी हो जाती है तब पार्किंसनिज्म देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। पार्किंसनिज्म कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू द सर्टेन टॉक्सिक सच एज द मैग्नीशियम, कार्बन डाइसल्फाइड, 1-methyl-4-phenyl 1236 टेट्राहाइड्रोपाइरिडीन, एमपीटीपी एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे केमिकल्स होते हैं। अगर इस केमिकल्स में ज़्यादा संपर्क में अगर कोई कोई भी पर्सन है इसके संपर्क में ज़्यादा आता है तो पार्किंसंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें क्लिनिकल कंडीशन कौन कौन सी आ सकती है। तो प्राइमरी सिम्टम और सेकेंडरी सिम्टम, इसे दो टाइप के सिम्टम्स देखेंगे, प्राइमरी सिम्टम्स और सेकेंडरी सिम्टम। प्राइमरी सिम्टम्स में आएगा ब्रेडिकाइनेसिस, पार्किंसंस गेट। मीन्स गेट के मीन्स क्या होता है, उनका जो भी मूवमेंट है, गेट का मतलब जो भी पर्सन है उसका चलने का तरीका क्या है, किस तरह से उसकी स्टाइल देखते हैं। गेट मीन्स मेनली स्टाइल्स देखते हैं, उसकी चलने की स्टाइल कैसी है। अगर वो पहले से डिफरेंट है तो समझ जाते हैं कि हाँ वो उसको पार्किंसनिज्म के लक्षण आ रहे हैं। द रेजिडिटी मीन्स कभी कभी मसल्स रेजिडिटी हो जाती है, ट्रेमर्स एंड पास्टरल इंस्टेबिलिटी होती है। सेकेंडरी सिम्पटम में अगर बात करें तो कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, इंक्रीज स्वेटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, ये कंडीशन देखने को मिल जाती है पार्किंसनिज्म में। देन आगे बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया पार्किंसनिज्म बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके फार्माकोलॉजी चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे रिलेटेड ड्रग्स वहाँ पे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ड्रग एक्टिंग ऑन द कोलिनर्जिक सिस्टम, उसमें सबसे पहला एंटीहिस्टामिनिक, एग्जांपल है प्रोमेथाजिन एंड और फेनाडायरिन। देन सेंट्रल कोलिनर्जिक में बाइपेरिडीन एंड ट्राइहेक्सिपेनाइडिल एंड प्रोसाइक्लिडिन। देन ड्रग एक्टिंग ऑन द डोपामिनर्जिक सिस्टम, ग्लूटामेट एंड एमडीए रिसेप्टर एगोनिस्ट, एग्जांपल क्या है एमांटाडिन, कैटोकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, सीएमओटी इनहिबिटर, एक्सेंटेकाइपोन। देन पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, एग्जांपल क्या है कार्बिडोपा, डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टीन, MAOP inhibitor, saliglin and the safinamide. देन डोपामिन प्रिकर्सर, एग्जांपल लिवोडोपा एंड एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है स्ट्राडेनफाइडिन है। ये एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल दिए गए थे बुक में, बहुत सारे एग्जांपल मेंशन किए गए हैं लेकिन उतना ज़्यादा आपको एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ गिने चुने और जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल वो रखे गए हैं, एटलीस्ट इनको याद रखने की अभी कोशिश कीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू का पैटर्न है। एमसीक्यू पैटर्न में कहाँ से क्वेश्चन आएगा किसी को नहीं पता है, कोई भी एग्जांपल का भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो जो भी ट्रेंडिंग मेडिसिन चल रही होगी आप लोगों के अकॉर्डिंग, या आप कहीं भी देखते होंगे मेडिकल स्टोर पे जो भी ट्रेंडिंग मेडिसिन चल रही होगी उससे क्वेश्चन आने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्जाइमर डिजीज के बारे में। एल्जाइमर डिजीज is the most common cause of the dementia in the older adults with an increasing incidence as a function of age। यानी कि ये क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, आप इसको बोल सकते हैं एज रिलेटेड। जैसे जैसे एज आपकी कम होती जाएगी जो उससे जो भी न्यूरोनल डिसऑर्डर है, न्यूरोनल डिजेनरेशन है या न्यूरोनल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे लो होती जाएगी तो वो एल्जाइमर डिजीज। द डिजीज यूजुअली बिकम क्लिनिकली अपीयरेंस आर द insidious impairment of the higher cognitive function. As the disease progresses, deficit in the memory, visuospatial orientation, judgment, personality and language emerge। नेक्स्ट हम बात करेंगे इथियोपैथोजेनेसिस के बारे में। तो द फंडामेंटल एबनॉर्मलिटी इन द Alzheimer disease is the accumulation of the two protein alpha, beta and tau in the specific brain region, likely as a result of the progressive production and the defective removal। यानी कि उसमें क्या होता है, दो प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि टू प्रोटीन्स होते हैं अल्फा बीटा एंड टाउ, यही मेन रीजन होते हैं उनमें। अगर कोई भी उसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन या डिफेक्टिव रिमूवल अगर इनका होता है, यानी कि एक्सेसिव प्रोडक्शन भी होने लगेगा तब पर भी डिफेक्टिव रिमूवल मीन्स अगर डिफेक्टिव प्रोडक्शन भी होगा तब जाके इसका क्या होगा इथियोपैथोजेनेसिस, तब एल्जाइमर डिजीज का कारण बनता है। द टू पैथोलॉजिकल इंडिकेशन ऑफ द एल्जाइमर डिजीज particularly evident in the end stage of the illness are the plaque and the tangle। Plaques are the deposits of the aggregated alpha beta peptides in the neuropil, while the tangles are the aggregate of the microtubules binding protein tau, which develops the intracellularly and then persists the extracellularly after the neuronal death।
तो ये दोनों जो प्रोटीन है ना, अल्फा बीटा और टाउ जो भी प्रोटीन है, इन्हीं के द्वारा ये का अल्जाइमर डिजीज जो होती है वो कॉज होती है। अगर इनमें इनका प्रोडक्शन अगर एबनॉर्मल होता है या किसी एबनॉर्मल प्रोटीन से बाइंड होते हैं या इंट्रासेलुलरी कहीं पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो ये अल्जाइमर डिजीज लीड्स करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बोथ प्लग एंड द टैगल्स अपीयर टू कंट्रीब्यूट टू द न्यूरोनल डिसफंक्शन एंड द interplay between the processes that leads to the accumulation of these abnormal aggregates is a critically important aspect of the Alzheimer disease पैथोजेनेसिस। तो वही मेन आप लोग को याद रखना है अल्फा बीटा एंड टाउ, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। विच प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एल्जाइमर डिजीज, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए अल्फा बीटा एंड टाउ। जेनेटिक एविडेंस यानी कि जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन भी कुछ है या इसके बारे में देखते हैं। मल्टीपल लाइंस ऑफ द जनरेटिव एविडेंसेस पॉइंट अप टू लाइकली इंपॉर्टेंस टू द अल्टरनेट ए बी मेटाबॉलिज्म। जो भी अल्फा बीटा मेटाबॉलिज्म चलता है, यानी कि जो भी ए बी प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होती है, जो ब्रेन में रिलीज होती है, अगर उसमें कोई भी उसके मेटाबॉलिज्म में कोई भी दिक्कत हुआ, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन बॉर्न हो रहा है उसमें और उसके जीन्स में क्या उसका जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो उसकी जीन प्रेजेंट नहीं है, तब क्या हो सकता है, तब भी अल्जाइमर डिजीज का कॉज हो सकता है। Mutation in the protein which form the alpha beta and derived APP cause the familial Alzheimer disease that does increased copy number of the APP gene। वही मैंने आपको बताया ना, अगर वो जो अल्फा बीटा जो भी प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है उसकी बनाने वाली जीन होती है, या तो है नहीं या तो वो एक्स्ट्रा कॉपी अगर उसमें आ गई है, तो लीड्स कर सकता है किसको, यानी कि अल्जाइमर डिजीज को। नेक्स्ट बात करें, फर्दर मोर पॉइंट, mutation is the protein that are the part of the proteases complex to generate the alpha beta for APP also give rise to the Alzheimer disease। तो वही कॉपी म्यूटेशन अगर उसमें हुआ तो जाके आप लोग अल्जाइमर डिजीज का उसका लक्षण देखने को मिल सकता है। अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो डेफिसिट इन द मेमोरी, लैक ऑफ इंथ्यूजियाज्म, पुअर एंड द डिक्रीज जजमेंट, difficulty in having elaborate thought, disorientation in the time and space, drastic behavior changes, प्रॉब्लम इन द स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखें तो कोलिनेस्टरी इनहिबिटर एग्जांपल डोनेपेजिल एंड रिवास्टिगमिन एंड द गैलेंटामाइन, और एनएमडीए एंटागोनिस्ट हमने पीछे देखा था एग्जांपल मेमेंटाइन, उसका ये एग्जांपल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रोक। Stroke is a clinical syndrome characterized by the sudden onset of the focal neurological deficit that persists for at least 24 hours and the result for an abnormality of the cerebral circulation। स्ट्रोक क्या होता है, ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जो कि सडन ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, यानी कि न्यूरोलॉजिकल जो भी डेफिसिट है, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी वो क्या होती है, रुक जाती है एटलीस्ट 24 आवर एंड रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटी ऑफ द सेरेब्रल सर्कुलेशन, और फाइनली लीड्स क्या होता है, सेरेब्रल जो भी सर्कुलेशन हमारा होता है वो क्या होता है, हैम्पर्ड हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। द इंसिडेंस ऑफ द स्ट्रोक इंक्रीज विद द एज एंड द हायर इन द मेन देन इन द वुमेन। सिग्निफिकेंटली रिस्क फैक्टर इंक्लूड द हाइपरटेंशन, hypercholesterolemia, diabetes, smoking, heavy alcohol consumption and oral contraceptive use। यानी कि ये क्या होता है, स्ट्रोक के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इटियोपैथोजेनेसिस। तो एस्चेमिक स्ट्रोक रिजल्ट फ्रॉम द थ्रोम्बोटिक और द इम्बोलिक एक्लूजन ऑफ द सेरेब्रल वेसल्स। यानी कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा सेरेब्रल यानी कि जो भी हमारे जो ब्रेन की आर्टरीज या वेसल्स हैं उसमें क्या होता है, एम्बोलिज्म, यानी कि कभी कभी थ्रोम्बोटिक फॉर्म हो जाता है, यानी कि क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कॉज्ड बाय द occlusion of the large artery result from the focal ischemic to the area of the brain supplied by the affected vessel and produce the recognizable clinical syndrome। बहुत सारे क्लिनिकल सिंड्रोम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। एंटीरियर सेरेब्रल सिंड्रोम, सेंसरी लॉस इन द मूवमेंट फूट, मिडिल सेरेब्रल सिंड्रोम, aphasia and the neglect, यानी dominant and non-dominant hemisphere। Posterior cerebral syndrome, sensory loss, ataxia, nerve palsy, etc। Then हम बात करें ischemic strokes involving the occlusion of the small arteries occurs at the selected location where the perfusion depends on the small vessel that are at the end of the artery। जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, मेनली आप याद रखिएगा, जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, स्मॉल आर्टरीज की जो लोकेशन होती है जहाँ पे छोटी छोटी आर्टरी यानी कि छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वहाँ पे वो क्या होती है, ज्वाइन होती है, या वहाँ पे क्या वहाँ से डिवाइड होती है। अगर वहाँ पे कोई लीजन्स बनता है तो इस्चेमिक स्ट्रोक का कारण, यानी कि वहाँ पे स्ट्रोक का कारण वो हो सकता है। देन हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, अब उसके बारे में पहले हमने पढ़ा इस्चेमिक स्ट्रोक, अब पढ़ेंगे हम हेमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में। एपिड्यूरल एंड द सबड्यूरल हेमेटोमास, यानी कि टिपिकली अकर्स एज द
sequelae of the head injury, epidural hemangioma arises from the damage to an artery, typically the middle meningeal artery। इसमें क्या होता है, जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है उसमें कोई भी अगर फ्रैक्चर मीन्स कोई भी कॉजेशन फैक्टर या कोई भी डैमेज होता है तब लीड्स करता है, यानी कि हेमोरेजिक स्ट्रोक विच कैन रैप्चर्ड बाय द ब्लो ऑफ द टेम्पोरल बोन। यानी कि अगर टेम्पोरल बोन जो होती है, टेम्पोरल बोन पे अगर कोई भी प्रेशर पड़ा या कहीं पे इस पे चोट लगी तो उससे क्या होता है, जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है उसमें क्या होता है, रैप्चरिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे हेमोरेजिक स्ट्रोक आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेजिक में अकर्स फ्रॉम द हेड ट्रामा, extension of the blood from the another compartment into the subarachnoid space or rupture of the arterial aneurysm। यानी कि इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हेड ट्रामा होने की वजह से जो हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस है, आप लोगों को तो पता ही होगा जो ब्रेन की लेयर्स होती है उसमें सबसे पहले सबसे पहले यानी जो लेयर होती है ड्यूरामेटर होती है, एरेक्नॉइड होती है एंड पायामेटर होती है, यानी 3 लेयर्स जो होती है हमारे ब्रेन में पाई जाती है, ड्यूरामेटर एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। तो अगर उसमें क्या होता है, जो कंपार्टमेंट होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस का मतलब क्या होता है, एरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस। अगर उसमें कोई भी चेंजेज आए, यहाँ पे कोई भी ब्रेन इंजरी हो जाए तो वहाँ पे क्या हो सकता है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज भी बोलते हैं। इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज में रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूट एलिवेशन इन द ब्लड प्रेशर और फ्रॉम द वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर दैट वीकन वेसल। कभी कभी क्या ब्रेन में अब क्या ओल्ड के का यानी कि एज के कारण क्या होता है, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे वीक हो जाती है, अगर वहाँ पे ब्लड प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा हुआ तो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव कॉज हो सकता है स्ट्रोक का। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फेस ड्रूपिंग, सडन विजन डिस्टर्बेंस, आर्म और लिम्ब वीकनेस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, नोजिया, ट्रबल स्पीकिंग, सडन कंफ्यूजन एंड समटाइम मेमोरी लॉस एंड ट्रिमर्स आल्सो, अगर कभी कभी ट्रिमर्स भी आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए इज द ओनली स्ट्रोक ड्रग दैट एक्चुअली ब्रेक अप द ब्लड क्लॉट। ये मेनली स्ट्रोक किसके थ्रू आया, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना, वो थ्रोम्बोटिक फॉर्म होता है, थ्रोम्बिक फॉर्म होता है, यानी कि वहाँ पे क्लॉट फॉर्म होता है, उसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है यही सबसे ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि ये जो उसके क्लॉटिंग की प्रक्रिया जो हो रही है उसको रोकने के लिए यही इंपॉर्टेंट होता है। The non-fibrin specific example is streptokinase, urokinase और anistaplase। Then fibrin specific altiplase, retiplase and tenecteplase, ये एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माइग्रेन। माइग्रेन भी एग्जाम में आ सकता है। माइग्रेन और पार्किंसन डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा इन पे। अदर दो चीज़ें अदर चीज़ भी हैं उन पे भी ध्यान रखिएगा, लेकिन इस पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करना पड़ेगा। बात करते हैं, अ माइग्रेन इज अ हेडेक दैट कैन कॉज द सीवियर थ्रॉम्बिंग पेन और अ pulsing sensation usually on one side of the head and also involving the alternate regulation and control of the efferents with the particular focus on the cranium. It often accompanied by the nausea, vomiting and extreme sensitivity to the light and the sound। तो जो माइग्रेन होता है उसमें क्या मेनली हेडेक को लिया गया, मेनली ये हेडेक इसमें कौन सी हेडेक होता है, और ये भी क्या होता है थ्रॉम्बिंग पेन होता है, ये भी एक क्लॉटिंग टाइप का पेन होता है, जैसे क्लॉट हो जाता है कहीं पे, तो अगर मान लीजिए कोई सी चीज़ पे क्लॉट हो गया, कहीं पे ब्लड फ्लो कर रहा है वहाँ पे क्लॉट हो गया, तो वहाँ पे जो ब्लड की फ्लोइंग होगी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ब्लड फ्लो तो करेगा लेकिन वहाँ पे जो फ्लोइंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो जो भी पेन वगैरह इराइज होगा उसे क्या बोले, थ्रॉम्बिंग मीन्स टाइप का पेन होता है, उसे क्या बोलते हैं पल्सेशन सेंसेशन, यानी कि पल्सिंग सेंसेशन यूजुअली साइड, यानी कि यूजुअली वन साइड में आपको हेड जो भी होगा वो हेड वन साइड का आपका क्या होगा फुल होगा, यानी कि उसमें हेडेक होगा। और उसके अलावा क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो नोजिया, वोमिटिंग एंड एक्सट्रीम सेंसिटिव टू द लाइट एंड साउंड, ये सारी कंडीशन आ सकती है। Current view of the concerning migraine will be the revived concluding the disorder in the disturbance in the brain of the subcortical aminergic sensory modulatory system in addition to the other brain stem hypothalamic and thalamic structure। ये किसमें कहाँ पे एक्चुअल में किस एरिया में कोई दिक्कत आती है तो माइग्रेन का कंडीशन हो सकता है, तो उसके लिए बताया गया है कि थैलमिक स्ट्रक्चर, हाइपोथैलेमिक ब्रेन स्टेम और उसके अलावा जो सब कॉर्टिकल एमिनर्जिक सेंसरी मॉड्यूलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ब्रेन स्टीम, हाइपोथैलेमिक, थैलेमिक, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो फिर माइग्रेन की कंडीशन आ सकती है। अगर इसका इटियोपैथोजेनेसिस देखें तो
Pathology of the migraine should be based upon the anatomy and physiology of the pain-producing structure of the cranium, integrated with the knowledge of their central nervous system modulation. It understand through the 4 phases. यानी कि जो भी इसकी पैथोलॉजी होती है, यानी कि जो भी पैथोलॉजी होगी या इटियोपैथोलॉजी, यानी कि ये इसका कॉजेटिव क्या फैक्टर हो सकता है, तो वो मेनली हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी पेन ज़्यादा होता है, कभी पेन कम होता है, कभी अपने आप रिलैक्स हो जाता है, कभी अपने आप रिलैक्स नहीं होता है। ये सारी कंडीशन को देखने के हिसाब से इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है, 4 फेज में ये माइग्रेन का जो पेन होता है, या में उसको एटियोपेथेनेसिस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन होता है प्रोड्रोमल सिंड्रोम होता है। इट इज द इनिशियल सिम्टम्स अबाउट 1 or 2 days बिफोर अ माइग्रेन इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इनिशियल सिम्टम जो होता है अबाउट 1 or 2 days, इनिशियल सिम्टम 1 या 2 डे के लिए होता है, और इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन होता है, मूड चेंज फ्रॉम द डिप्रेशन टू यूफोर्बिया, फूड क्रेविंग, neck stiffness, increased thirst and urination or frequent yawning, difficulty in the speaking, reading and sleeping। ये सारी कंडीशन आती है प्रोड्रोमल सिम्टम्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑरा, मीन्स माइग्रेन विद द ऑरा आल्सो कॉल्ड द क्लासिकल माइग्रेन। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्लासिकल माइग्रेन किसे बोलते हैं, ऑरा को बोलते हैं, यानी कि क्लासिकल माइग्रेन आपको दे देगा क्लासिकल एग्जाम्पल आर ऑरा, माइग्रेन अटैक, पोस्टड्रोमल एंड प्रीड्रोमल जो भी है, वो अगर आपको एग्जांपल देगा तो उसे ऑरा आपको चूज करना होगा। रिकरिंग हेडेक दैट स्टाई आफ्टर द सम सेम टाइम एट द सेंसरी डिस्टर्बेंस कॉल्ड द ऑरा, इट इज अबाउट द 5 to 60 मिनट। ये 5 to 60 मिनट्स के लिए ही होता है। दिस डिस्टर्बेंसेस कैन इंक्लूड द फ्लैश ऑफ द लाइट, ब्लाइंड स्पॉट एंड अदर विजन चेंजेस आर द टैंगलिंग इन योर हेड एंड द फेस। देन माइग्रेन अटैक या हेडेक बोलते हैं। It is about 4 to 72 hours. These disturbances can include the burning, nausea, vomiting, giddiness, insomnia, and anxiety, and depression, mood sensitive to light, the smell and sound. ये सारी conditions इसमें आती है। Then बात करें post-trauma, it is about 24 to 48 hours. These disturbances can include as inability to concentrate, fatigue, depressed mood, euphoria mood, lack of the comprehension। ये सारी कंडीशन देखने को मिल जाती है पोस्ट्रोम में। तो ये इंपॉर्टेंट आपको चारों कंडीशन जो होगी याद रखनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा ऑरा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिक माइग्रेन भी बोलते हैं। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो थ्रॉम्बिंग, ड्रिलिंग और पाउंडिंग हेडेक, यानी कि ये हेडेक का टाइप होता है, इस टाइप के हेडेक आपको देखने को मिलते हैं। नॉजिया, वोमिटिंग, गिडनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द लाइट एंड साउंड, पेन इन द ओनली वन हेमिस्फीयर, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, इनएबिलिटी टू द फोकस ऑन कंसंट्रेट। ये क्या होती है, क्लिनिकल कंडीशंस होती है जो कि माइग्रेन में अपीयर होती है। नेक्स्ट हम बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो प्रोफाइलेक्टिक के लिए क्या होता है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एसी इनहिबिटर एटसेट्रा, ये सारी जो ड्रग होती है ना, वो प्रोफाइलेक्टिक के लिए यूज की जाती है। देन अबर्टिव फॉर द ब्लॉकिंग द पेन पाथवे में ड्रग आर यूज्ड, एग्जांपल एनसेड्स, एर्गोटामाइन एंड सुमेट्रिपेन एंड द रिजाट्राइपिन। यानी कि इसका एक्चुअल में कोई ड्रग नहीं होता है, एक्चुअल में इसकी कोई ड्रग नहीं होती है, लेकिन उसकी प्रोफाइलेक्सिस करने के लिए या उसको क्या करने के लिए, यानी कि उसके पेन को रिड्यूस करने के लिए यह सारी ड्रग जो होती है यूज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अभी तक हमने आपको सभी डिजीज के बारे में बताया, उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताया, लेकिन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट नहीं बताया। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप अपने से ही लिख सकते हो, आपको क्या क्या उसमें अप्लाई करनी है या क्या क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको डिप्रेशन है, माइग्रेन है, स्ट्रोक है, तो क्या क्या चीज़ आप योगा कर सकते हो, या क्या प्रोडक्ट को आप ईट कर सकते हो, या क्या चीज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप अपने आप से खुद लिख सकते हो। इसलिए यहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि आप सभी डिजीज में, यानी कि जो भी हमने ऊपर जो भी इसके पहले डिजीज हमने एक्सप्लेन किया, उसमें आप इसको सबको लिख सकते हो। तो आपका पैटर्न क्या होगा लिखने का, अगर मान लीजिए आपको पार्किंसंस डिजीज के बारे में पूछता है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे पार्किंसंस का, उसके बाद एटियोपैथोजेनेसिस देंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे, देन उसके बाद आप लिखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अगर ऐसे कोई भी डिजीज आती है तो आप नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप जरूर लिखिएगा। तो बात करते हैं अवॉइड एंड डिस्कार्डेड द ऑल एक्टिविटी विच काज द इंड्यूस द डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर। यानी कि जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे मान लीजिए मल्टीमीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या फोन जो आप मोबाइल फ़ोन आप ज़्यादा यूज़ करते हो, तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रक्शन है। अगर ये सारी चीज़ें आपको डिप्रेशन कॉज कर रही है तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट फॉलो एंड चेंज द डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू द ऑन डिमांड और द प्रेस्क्रिप्शन बाय द आरएमपी। अगर आपके पास ऑलरेडी डिप्रेशन या कोई भी माइग्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो आप अपने जो भी डाइट के पैटर्न है उसको चेंज कीजिए, और आरएमपी यानी कि जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके थ्रू आप उससे सलाह लीजिए, क्या खाना उचित होगा, क्या खाना उचित नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं।
Some small extent caffeine, alcohol, nicotine substance is managing the brain disorder, but avoid the ingestion of excessive amount of these। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कैफीन, अल्कोहल, निकोटिनिक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्रेन डिसऑर्डर को क्या करते हैं, कम करते हैं। और लेकिन इसका एक्सेसिव जो अमाउंट में इसका कंजप्शन है वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा वर्कर वगैरह जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं या बहुत सारे जो जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स को आप लोगों ने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, कभी-कभी वो ड्रिंक लेते हैं। ड्रिंक आप लोग ड्रिंक लेते हैं, यानी कि उसमें क्या करते हैं, कैफ़ीन, अल्कोहल का यूज़ करते हैं। लेकिन वो उनका कभी भी आप पैटर्न देखोगे ड्रिंक करने का, तो लिटिल लिटिल होगा उनका, और वो रेगुलर नहीं होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है, अल्कोहल से भी इसको मैनेज, लेकिन हाँ, वही है, एक्स्ट्रा कंज़प्शन आप अगर करेंगे, तो फिर वो एक्स्ट्रा डिसऑर्डर भी कॉज़ करेगी। उसके अलावा आपको फिर लंग्स में, फिर हार्ट में वो बहुत सारी डिजीज देखने को मिल सकती है। Practice the yoga, meditation, physical exercise regularly. Ventilation is the one of the reason which leads to the brain disorders and cardiac disorder also। तो प्रैक्टिस कीजिए योगा और मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइजेस करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा जो वेंटिलेशन, यानी कि अगर खुली हवा में, यानी वेंटिलेशन मीन्स अगर प्रॉपर आपका जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो भी सांस लेने की प्रक्रिया अगर प्रॉपर नहीं हो पाएगी ना, तो ये ब्रेन डिसऑर्डर लीड्स कर सकता है, और इसके अलावा कार्डियक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ द हर्बल नेचुरल मेडिसिन अदर देन द एलोपैथिक, और ट्राई कीजिए कि नेचुरल और हर्बल मेडिसिन यूज की जाए अदर देन द एलोपैथिक, क्योंकि बहुत सारी एलोपैथिक ड्रग्स होती है जो कि क्या करती है, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाती है, और वहाँ पे वो एक्ट करती है। तो वहाँ पे एक्ट करने के कारण वहाँ पे या तो रेजिस्टेंस कॉज कर जाती है, दो कंडीशन, या तो रेजिस्टेंस कॉज कर जाएगी, या तो ज़्यादा एक्टिविटी होने के कारण वहाँ पे जो सेल का जो मॉडिफिकेशन, यानी सेल को क्या कर देगी, मॉडिफाई कर देगी। अगर सेल मॉडिफाई की हुई तो वहाँ पे उसकी सेल की ग्रोथ बढ़ जाएगी, सेल की ग्रोथ बढ़ेगी यानी लीजन्स हो सकते हैं, और लीजन्स हो गए तो कई ब्रेन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसलिए एलोपैथिक ट्राई कीजिए कि एलोपैथिक मेडिकेशंस को अवॉइड की जाए, जरूरत पड़े तभी ली जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, डू सच ऑल एक्टिविटी विच मेक्स यू हैप्पी एंड चीयरफुल, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें खुश रखे उस चीज़ को आप बोलोगे सर एलोपैथिक तो हम पढ़ रहे हैं, जब फार्मासिस्ट हम एलोपैथिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि एलोपैथिक को डिस्कार्ड करें। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि एलोपैथिक को आप डिस्कार्ड कर दो, लेकिन एलोपैथिक की जितना ज़्यादा एडवांटेज है उतना ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है, आप लोगों को भी पता है। तो उसका जो यूज है उसका लिमिटेड कर दिया जाए, और उसको रिप्लेस करके आप किसी हर्बल मेडिसिन से या नेचुरल मेडिसिन से आप उसको ट्राई करो कि उसको ट्रीट की जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट ये चैप्टर, ये आपका जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 का डी पॉइंट, ये इस प्रकार खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डिस्कशन करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो होते हैं उसके बारे में, डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हाल ही में आप लोगों का एग्ज़ाम सेकेंड ईयर मीन्स डी फार्मा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। जुलाई, प्रोबेबल डेट जुलाई की है, तो आप लोग जुलाई उसको प्रिपेयर कीजिए। नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट पे जाके वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे नोट्स से अगर आपको इजी वे लग रहा है तो आप नोट से ही पढ़ लीजिए। वहाँ से आप लोग आराम से, मतलब आराम से 70-80% आराम से आप लोग वहाँ पे पास कर ले जाओगे। नोट्स मतलब इतना इजी कोशिश किया गया है कि इजी से इजी वे में नोट्स को प्रोवाइड कराया जाए। मतलब कोशिश तो हमने पूरी की है कि नोट्स इजी, हमने वीडियो तो नहीं बना पाए, हम वीडियो बनाने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन नोट्स में कोई कमी नहीं छोड़ी है। नोट्स तो जितना इजी से इजी वे कर सकते थे उतना इजी किया है। आप लोग ट्राई कीजिए एक बार नोट्स को पढ़ने की, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी अगर जो भी वीडियो पॉसिबल हो पा रही है हम उसको ट्राई कर रहे हैं कि आपके पास वो पहुंच जाए। और इसके अलावा हमने डीपीई का एग्ज़ाम, यानी डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम का जो भी आप लोगों का अभी सर्कुलर चल रहा है, तो उसके लिए भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, यानी कि बुक का जो पीडीएफ होता है उसको हमने वो कर रखा है, उसको प्रिपेयर कर रखा है। आप लोगों को जल्दी उसको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर